बहुत सारे नए दर्शक हमारे साथ जुड़े होंगे। आपको बता दें, आज 3 बजे से दोपहर इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में शुरू हुई है। दिल्ली के अशोक होटल के अंदर ये बैठक इस वक्त चल रही है। सारे बड़े नेता जो हैं इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी, उनके साथ सोनिया गांधी भी हैं, इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर हैं, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ये दोनों पहुंचे आम आदमी पार्टी की तरफ से। बिहार के भी तमाम लीडर हैं। नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं लल्लन सिंह के साथ। लालू यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ इस मीटिंग में पहुंचे हैं। अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होने के लिए आए हुए हैं। ममता बनर्जी के साथ उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी हैं। और ये बैठक शुरू हुए अब काफ़ी देर हो चुकी है। अब तो लगातार खुलकर के मांग आप कई नेताओं की तरफ से देख रहे हैं कि पहले तो एक संयोजक जो है वो आप बनाया जाना चाहिए, इस अलायंस का एक कोऑर्डिनेटर बनाया जाना चाहिए। ये पहली बैठक से लेकर आज ये चौथी बैठक होने जा रही है। ये मुद्दा नहीं सुलझा पा रहे हैं सारे दल मिलकर के कि कोई एक चेहरा होना चाहिए जो सबको स्वीकार्य भी हो, सर्वमान्य हो और वो कोऑर्डिनेशन का काम करे सभी के बीच में। उद्धव ठाकरे ने आज एक बात खुल करके कही कि जैसे शरद पवार हुआ करते थे, शरद यादव हुआ करते थे या जॉर्ज फर्नांडिस थे एनडीए के समय में, ऐसा कोई नेता होना चाहिए जो सारे दलों की बातों को सुने और एक दूसरे तक पहुंचाए। तो ये एक बात हुई। दूसरा ये कि 3 बैठकों के बाद ये जो चौथी बैठक हो रही है, इसके बीच में लंबा गैप हुआ इंडिया अलायंस की इस बैठक में, और इसके लिए सारे दल कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इसमें ढिलाई बरती है। कांग्रेस पार्टी को इनिशिएटिव लेकर के सारे दलों की मीटिंग पहले ही करा लेनी चाहिए थी, लेकिन इसमें काफी वक्त लगा। कांग्रेस की तरफ से उसमें जो जवाब दिया जाता है वो है कि बीच में जो विधानसभा के चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी का पूरा तंत्र उसमें व्यस्त था, इसीलिए ये वक्त लगा है। जहां अशोक होटल में मीटिंग चल रही है वहां शोएब रजा मौजूद हैं इस वक्त। शोएब, एक ओवरऑल अपडेट आप दे दें, कौन कौन नेता इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं और क्या एजेंडा नजर आ रहा है आज की इस बैठक का? बिल्कुल, देखिए नेताओं की तस्वीरें भी चूंकि सामने आ चुकी है, चाहे लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, यानी कि जो दावा किया जा रहा था कि 27 पार्टियों के जो नेता है वो इस मीटिंग में शामिल होंगे, तो नेता पहुंच चुके हैं। मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। जो अभी शुरुआती जो चीजें हैं, पहले ही जो मुलाकातों का जो सिलसिला चला और हमने देखा, तो सबसे ज्यादा जो फोकस है सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसको बनाने को लेकर है, और एक कन्वीनर बनाने की बात जो लगातार कही जा रही है कि कम से कम एक कोई ऐसा चेहरा तो हो, उस पर भी चर्चा यहाँ पर हो रही है। अलग अलग पार्टियों के नेता अपनी अपनी जो बातें हैं वो रख रहे हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि कांग्रेस की हार के बाद जो चीजें हैं वो अब बदली बदली नजर आ रही है पवन, और कांग्रेस यकीनन अब ये कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से जो फॉर्मूला है वो इस तरह का बने कि सबकी सहमति बन जाए और सब इकट्ठा होकर चुनाव लड़े। देखिए, हमारी कई नेताओं से बात हुई, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर जरा भी इस मामले में ये चूक रहती है कि 428 से 430 जो सीटें हैं उन पर अब बीजेपी के खिलाफ अगर गठबंधन का एक उम्मीदवार खड़ा नहीं किया जाता तो फिर परेशानी बढ़ जाएगी। बहुत मुश्किल है बीजेपी को हराना, ये सब जानते हैं। इसलिए एक सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल। ये ऐसे 5 जो राज्य हैं, इनमें खास तौर पर कम से कम जहां पर हम कांग्रेस के अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे टीएमसी हो, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, उधर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और यहाँ आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में, इन तमाम राज्यों में यहाँ पर एक सहमति बन जाए, क्योंकि लगातार ये कोशिश है इन पार्टियों की कि कांग्रेस को यहाँ पर सिर्फ उतनी सीटें यहाँ पर दी जाए जिससे जो जहाँ पर वो थोड़ा बहुत अपना दमखम रखती है, क्योंकि यहाँ ये पार्टियां दम ज्यादा रखती है, इसलिए वो इस मामले में जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है कि लगातार वो इस तरह की स्थिति में अपने आप को बताते रहे हैं कि जिस राज्य में जो मजबूत है वो वहां पर चुनाव लड़ेगा, और इसका सीधा मतलब यह है कि भाई कांग्रेस पार्टी उन राज्यों में जो स्थापित क्षेत्रीय दल है, मजबूत पार्टियां हैं, उनको डिस्टर्ब ना करे। ये शब्द भी ये लोग नेता कहते हैं, चाहे बंगाल में ममता बनर्जी हो, यूपी में अखिलेश यादव हो या बिहार के अंदर जेडीयू और आरजेडी हो। तो क्या इस बैठक के अंदर कांग्रेस पार्टी को ये मैसेज दिया जाएगा कि आपको क्षेत्रीय पार्टियों को खुल करके मजबूती से लड़ने देना होगा और उनसे ज्यादा सीटों की मांग ना करें? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बात सही है कि कांग्रेस को, क्योंकि आपको अगर
बीजेपी का सामना करना है इस वक्त, और जिनके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो उस चेहरे का अगर आपको सामना करना है तो इस सिचुएशन को कांग्रेस को मानना पड़ेगा और इन हालात को लेकर उन दलों को आगे बढ़ाने की, उनकी जो बातें हैं उनको आगे रखना होगा। अगर इस बीजेपी को हराना है और अगर वो इस चीज को सोच रहे हैं कि 2024 में ऐसी पार्टी का मुकाबला जिसकी सरकार हम देख रहे हैं कि 12 राज्यों में है और केंद्र में सरकार है, और जिस तरह का चेहरा उनके पास है पीएम नरेंद्र मोदी के तौर पर, वैसा चेहरा आपके पास नहीं है, तो ये एक तरीके से कांग्रेस के लिए भी इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पर कि खुद की जो चीजें हैं उसको पीछे रखकर टीएमसी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, आम आदमी पार्टी और दूसरे जो दल है जो ये कहते हैं कि हम क्षेत्र में अपने अपने जो राज्य है। अच्छा, एक खबर आ रही है इस वक्त, कांग्रेस, शोएब, मैं दर्शकों को बता दूं, बीजेपी की प्रवक्ता और सोशल मीडिया की उनकी हेड हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि इस मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा वो सीट शेयरिंग ही है, यानी सीटों का बंटवारा, ये इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा है। और शायद इस गठबंधन के बनने की जो बड़ी वजह थी वो यही थी, और उस पर आगे बढ़ने का फैसला इस बैठक में लिया जाएगा। कैसे अलग अलग राज्यों के अंदर सीट शेयरिंग की जाए, हर राज्य में पहले ये बताया गया था कि हर राज्य का फॉर्मूला अलग होगा, हर राज्य की वहाँ की जो बड़ी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनके साथ कांग्रेस पार्टी का तालमेल कैसे होगा, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी हर राज्य के अंदर एक प्रेजेंस है। तो ऐसे में क्षेत्रीय दलों के साथ क्या फॉर्मूला बना करके सीटों का डिवीजन किया जाएगा, ये इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा, ये कांग्रेस पार्टी के नेता कह रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत का स्टेटमेंट है ये कि हम इस बैठक के अंदर सीट शेयरिंग पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और वही सबसे बड़ा एजेंडा होगा। और अगर जो पहले बात कही जाती थी जब ये अलायंस बना था कि कम से कम 400 सीटों के ऊपर संयुक्त उम्मीदवार ये गठबंधन उतारेगा बीजेपी के उम्मीदवार के सामने, तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है। 3 महीने के बाद आप मान सकते हैं कि चुनाव की घोषणा होने जा रही है, उससे पहले एक अंडरस्टैंडिंग पर तमाम दलों को पहुंचना पड़ेगा कि आखिर किस राज्य के अंदर कितनी सीटें कौन सी पार्टी लड़ने जा रही है। और उसमें जाहिर है कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो अपना हिस्सा बढ़ चढ़कर मांगेंगी और वो कांग्रेस से कहेंगे कि आप कुर्बानी दें, क्योंकि इस राज्य के अंदर, इन राज्यों के अंदर ज्यादातर क्षेत्रीय दल मजबूत हैं। सुप्रिया श्रीनेत की बात सुनिए। और इसके पहले भी जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स हुई हैं वो बड़ी जरूरी मीटिंग्स हुई हैं। हर मीटिंग में हम आपके साथ आकर बाहर हो सकता है हेडलाइन और सुर्खी ना साझा करते हो, लेकिन एक मंच पर देश के समूचे विपक्ष का आना मायने रखता है। और स्पेशली आज के वक्त में जब 141 विपक्षी सांसदों को मनमाने ढंग से निरंकुश सत्ता के चलते सस्पेंड कर दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है मोदी जी ये और करते रहे, हम एक साथ और आते जाएंगे। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से सांसदों का सस्पेंशन हुआ है, जिस तरह से बेरोजगारी का एक भयावह चेहरा आपको दिख रहा है, जिस तरह से संसद में चूक हुई है, ये सारे बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष आज चर्चा करेगा। और एक ये भी सच है कि अब जिस तरह की हमने कमेटी अनाउंस करी है अलायंस मैनेजमेंट की और एलाइज से बात करने की, अब हम लोग उस फेज में एंटर कर रहे हैं जहां पर सीटों पर चर्चा शुरू हो रही है। थोड़ा सा जो कमेटी फॉर्म हुआ है इसमें गहलोत साहब खुद हैं, उस कमेटी का क्या कामकाज होगा? अब जैसा कि वो कहते हैं एलाइज से बातचीत करने का कामकाज होगा, उसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसमें सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स हैं, उसमें कांग्रेस के जिम्मेदार लोग हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक संकेत है कि हम इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं। आइडियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो कांग्रेस पैन इंडिया। सुप्रिया श्रीनेत को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि इस बैठक के अंदर कहीं ना कहीं सीटों के बंटवारे पर बात होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो कमेटी बनाई है जिसको नेशनल अलायंस कमेटी नाम दिया गया है, वो भी तमाम दलों से इस मुद्दे के ऊपर बात करेगी। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से पहला कदम बढ़ाया है आज की इस बैठक में और एक कमेटी का अनाउंसमेंट करते हुए ये कहा जा रहा है कि वो तमाम दलों से बात करेगी सीटों के बंटवारे पर। इस कमेटी के अंदर हमने आपको बताया था अशोक गहलोत और भूपेश बघेल जो 2 राज्यों में जहां हार हुई पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनके अलावा सलमान खुर्शीद उसके अंदर है, मोहन प्रकाश उसके अंदर हैं और मुकुल वासनिक जिनको कन्वीनर इस कमेटी का बनाया गया है। तो कांग्रेस की ये कमेटी और ये सारे नेता बाकी दलों से बात करेंगे और सीट शेयरिंग पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, पवन नारा हमारे साथ हैं, भास्कर मिश्रा जुड़ रहे हैं हमारे साथ, शोएब रजा भी हमारे साथ हैं और दिनेश मौर्य वो भी लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं कि किस पार्टी किस माइंडसेट के साथ या क्या मांगे लेकर के गई है इस बैठक के अंदर। एक बार पवन का रुख करते हैं। पवन, सारी पार्टियों में ऐसा लगता है कि एक बात में तो एक राय हैं सब लोग, कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके, कि हमें अपना अपना प्रदेश बचाना है, अपने अपने राज्य के अंदर हम मजबूत हैं, हमें ये बात कहनी है और इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग करें और कांग्रेस को एक किस्म से किनारे करने की या दबाव में लेने की कोशिश है।
देखिए, कांग्रेस ने आज जो अलायंस कमेटी का ऐलान किया है वो इस सोच के साथ किया गया है कि स्टेट वाइज अलायंस हो, क्योंकि कांग्रेस का हर राज्य में दखल है लेकिन नेशनल लेवल पर एक साथ बैठक नहीं हो सकती, इसलिए ये कमेटी बनाई गई है। ममता बनर्जी की आप बात कीजिए, ममता बनर्जी ने जब कहा यहाँ दिल्ली आकर कल संवाद किया तो उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, हम कांग्रेस के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती हैं, बाकी हम देखते हैं। वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या आप लेफ्ट के साथ भी करेंगे, क्या ये ट्रायंगुलर गठबंधन होगा, तीनों इकट्ठे आएंगे बीजेपी के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि लेफ्ट तो बंगाल में बीजेपी के साथ है लेकिन उसके लिए भी हम ओपन हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्षी दल, खासकर जो क्षेत्रीय दल हैं, वो अपना सीट कम तो नहीं करना चाहते लेकिन वो ये बात भी समझ रहे हैं अगर मोदी या बीजेपी से लड़ना है तो सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन अब वो कॉम्प्रोमाइज क्या होगा? जब ममता बनर्जी कहती हैं कि 2 सीट पर कांग्रेस जीतती है तो वो एक अपर लिमिट पहले बता देती कि आपने जीती 2 हैं। वैसे ही अगर आप बात करेंगे, उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जा रहा है कि 27 घोड़े हैं लेकिन कोई सारथी नहीं है, तो उनका फंक्शन इस तरफ है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी या कन्वीनर हो जो आपस में अगर कोई विवाद होता है रीजनल लेवल पर तो उसकी कोई सुनवाई, शिकायत या आपसी समझौता करवाने की स्थिति में हो, तो एक कन्वीनर की भूमिका हो सकती है। दूसरा ये कि अगर केरल को देखा जाए तो वहां एलडीएफ और यूडीएफ आमने सामने, वहां बीजेपी नहीं है, तो वहां समझौता होने की संभावना नहीं है। पता चला कि लेफ्ट और कांग्रेस आपको केरल में अलग लड़ते हुए दिखाई दे। तो ये छोटी छोटी निटिग्रिटीज हैं जिनको पार पाना है और इसीलिए अब स्टेट लेवल पर लीडरशिप के साथ बात करके सीट शेयरिंग पर बात होगी। अभी आपने देखिए जितने राज्यों की बात आपने की और वहां क्या चुनौतियां इन गठबंधन के नेताओं के सामने, उनमें से 2 राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, पंजाब और दिल्ली, जहां अरविंद केजरीवाल का प्रभाव है और लगातार अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं की तरफ से ये बातें आती रहती हैं कि वहां वो चाहते हैं कि उनको बड़ी पार्टी मान करके सीटों का बंटवारा हो। पंजाब में जिस किस्म की लैंडस्लाइड जीत विधानसभा के चुनाव में मिली आम आदमी पार्टी को, लेकिन लोकसभा में उसका केवल 1 सांसद है, तो ऐसे में कांग्रेस का भी वहां पर दावा है। दिल्ली में लगातार 10 साल से दबदबा आम आदमी पार्टी का है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि दिल्ली में कांग्रेस को छोड़ करके बात नहीं की जा सकती। उनको आम आदमी पार्टी का क्या रोल है इस अलायंस में, इस पर और अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका है? राघव चड्ढा जो सांसद है आम आदमी पार्टी के, उनकी बात सुनाते हैं आपको। जिन नेताओं को भाजपा भ्रष्ट कहती थी, जिन पर ईडी सीबीआई के मुकदमे करे, उन नेताओं ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनके सारे मुकदमे ठंडे बस्ते में डाल दिए, बंद कर दिए और उन्हें गले लगाकर अपनी पार्टी में उनका स्वागत किया। इसका मतलब यह है कि आज भाजपा अगर किसी से डरती है तो वे अरविंद केजरीवाल से डरती है। वो अरविंद केजरीवाल को कमजोर करना चाहती है। मुझे तो लगता है कि सोते जागते इन लोगों के सपने में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी आते हैं। और जहां तक सस्पेंशन का सवाल है, इट वॉज अ ब्लैक डे इन इंडियाज डेमोक्रेसी। और मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ सांसद सस्पेंड हुए, मैं बेबाकी से ये बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र सस्पेंड हुआ, डेमोक्रेसी हैज बीन सस्पेंडेड। आज देश में जो हालात हैं, कैसे डे बाय डे इस देश से लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को असॉल्ट किया जा रहा है, उस विषय पे चर्चा हुई, बिल्कुल हुई। और देश में कैसे लोकतंत्र को बचाया जाए, कैसे सब साथ आए, इस देश के संविधान को बचाएं, जो बाबा साहब अंबेडकर का दिया गया संविधान है, उसकी रक्षा करें हम सब लोग मिलकर, उस विषय पे विस्तार से चर्चा हुई। राघव चड्ढा बात कर रहे हैं सांसदों के निलंबन की, लेकिन इस अलायंस के अंदर उनकी पार्टी की जो भूमिका होगी और वो कांग्रेस पार्टी के साथ कैसे समझौता करेंगे, इस पर वो खुलकर कुछ कह नहीं रहे हैं। लेकिन इस बैठक में शामिल होने से पहले बहुत सारे नेताओं के बयान सामने आए। अखिलेश यादव, लालू यादव, तेजस्वी यादव, इन्होंने क्या कहा। ममता बनर्जी के एक ऑडियो की बड़ी चर्चा हो रही है, वो भी हमने आपको दिखाया। देखते हैं जरा नेताओं के अलग अलग बयान। जो बैठक है उसमें तो रहेंगे हम लोग और हमें उम्मीद है देश के सभी नेता मिलकर के और खासकर इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं निर्णय लेंगे और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हटाएं उस पर विचार जरूर होगा। मध्य प्रदेश की बात खत्म हो गई और विधानसभा के चुनाव भी खत्म हो गए। अब ये जो बात चलेगी वो है 2024 के चुनाव को लेकर के। एनडीए हारे, इंडिया जीते, उसकी रणनीति में
पीडीए कहीं न कहीं रहेगा। हमारी रणनीति पीडीए है, पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए एनडीए को हरा करके इंडिया को जिताएगा। के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत हम इसका उज्जवल भविष्य है, और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे, और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंकें। तो लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, सब कह रहे हैं कि ये गठबंधन बड़ा मजबूत है, हम मिलकर के एनडीए को हराएंगे, नरेंद्र मोदी को हराएंगे। लेकिन जो मुद्दे की बात है कि आपके राज्य में कौन लड़ेगा, आपके राज्य में आप कितनी सीटों पर लड़ेंगे, दूसरे दल को कितनी सीटें देंगे, इस पर कोई कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि सब जानते हैं, सब कहने से बचना भी इसलिए चाहते हैं क्योंकि दावेदारी उनकी अपनी सबसे ऊपर है, और जहां वो अपनी दावेदारी पेश करेंगे वहां गठबंधन के अंदर दरार आनी शुरू हो जाएगी, वहां पर जो दूसरे दल हैं वो अपना हिस्सा डिमांड करेंगे। तो ये मुसीबत जो है ये इस गठबंधन के तमाम नेताओं के सामने आने जा रही है। तेजस्वी यादव की बात सुन लेते हैं। जो काम हुआ है वो हम लोग जानते क्या हुआ है, तो सारी चीजें सार्वजनिक थोड़ी की जाती है। 3 राज्यों कहाँ क्या है नहीं है, चुनाव को लेकर के जो तैयारियां होनी चाहिए वो हो रही है, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जब इंडिया अलायंस बनी है तो सारा तो एक ही है ना भाई, तो इसमें अलग अलग क्या है। हम लोग सब मजबूती के साथ जिसको जो जिम्मेवारी मिलेगी वो हम लोग जो है निभाएंगे और करेंगे, लेकिन रीजन्स पार्टी जो है अपने क्षेत्रों में तो स्ट्रांग है ही। नीतीश कुमार की भूमिका इंडिया गठबंधन में क्या होगी? भूमिका सबकी एक ही है और सबका एक ही मकसद है कि फिरकाप्रस्त शक्तियों को हम लोग जो है सत्ता से बेदखल इन लोगों को करें। तो सारे नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब जैसे ममता बनर्जी की हम बात करते हैं, ममता बनर्जी का कहना यह है कि यहाँ कांग्रेस पार्टी ने दो सीटें जीती हैं, हम कांग्रेस के साथ तो बात करेंगे लेकिन लेफ्ट भाजपा के साथ है। ममता बनर्जी कहती हैं लेफ्ट को हम अपने साथ नहीं लेंगे क्योंकि वो भाजपा का साथ देती है, तो क्योंकि लेफ्ट और ममता बनर्जी साथ एक मंच पर कभी आ नहीं सकते, तो ये मजबूरी आपको वहां पर दिखाई देगी। ऐसे उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को साथ लाने की बात तमाम दल जरूर कहते हैं कि अगर यहां गठबंधन का कोई मतलब होना है तो उसमें बहुजन समाज पार्टी शामिल होनी चाहिए, लेकिन बसपा अभी तक अलायंस का हिस्सा है नहीं, ना मायावती खुलकर अपने पत्ते दिखाती हैं। लेकिन 2 राज्य जहां पर सबसे ज्यादा खुल करके आप कह सकते हैं कि इन पार्टियों के बीच का द्वंद्व सामने आ रहा है, वो पंजाब और उसके अलावा दिल्ली है। भास्कर मिश्रा जुड़े हुए हैं हमारे साथ। भास्कर, अरविंद केजरीवाल क्या वो मिनिमम है जो चाहेंगे इस गठबंधन से अपनी पार्टी के लिए? देखिए, मिनिमम की बात नहीं है, इस गठबंधन से मैक्सिमम हासिल करना है अरविंद केजरीवाल को, और उन्होंने बहुत पहले से ही क्लियर कर रखा है। दिल्ली को लेके समझौता हो सकता है, सीट ऊपर नीचे हो सकती है, समझौता पंजाब में नहीं होगा जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वहां प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी की माने तो वो इस स्थिति में है कि 10 से ज़्यादा सीट वो लोकसभा की जीतेगी, और ऐसे में जिस पार्टी के पास में 8 लोकसभा के सांसद है यानी कांग्रेस, उसको वो सीट नहीं देने को तैयार है या बहुत कम देने को तैयार है। तो ऐसे में क्या कांग्रेस मान जाएगी यहाँ पे? ये सबसे बड़ी दुविधा है, और इसीलिए आपने सुना होगा पिछले 1-1.5 महीने में लगातार, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो पंजाब के या आम आदमी पार्टी के नेता हो, खुल के कह रहे हैं कि हम कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, हम सभी सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। मैसेजिंग वहां से हो रहा है, समझौते की बात यहाँ पे अशोका होटल में हो रही है, लेकिन ये समझौता कैसे होगा ये बहुत मुश्किल काम है, कम से कम पंजाब को लेके। दिल्ली में क्या है कि आम आदमी पार्टी के पास भी एक भी सांसद नहीं है, और उनको पता है कि अगर तीनों एक साथ चुनाव लड़ते हैं इसमें, तो फिर से भारतीय जनता पार्टी 7 सीट ले जाएगी, या ऐसी स्थिति होगी यहाँ पे दिल्ली में जो वोट परसेंटेज है अगर वो बात करें तो दोनों साथ में भी आ जाए तब भी कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं हो सकता है। तो इस लिहाज से समझौता जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी ऊपर नीचे या आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बात मानेगी वो दिल्ली को लेके मानेगी, पंजाब में बहुत ज़्यादा नहीं मानेगी। जबकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उनके पास जो पहले 9 सीट थी, अब एक जालंधर की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी के पास चली गई है, तो उस हिसाब से 8 सीट अभी भी है लोकसभा की।
कांग्रेस के पास में, उसके बावजूद भी उनके पास बार्गेन करने के लिए कुछ नहीं है। लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है और लगातार आप देखें पिछले 3 महीने से अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू कर चुके हैं और वो सब पंजाब में ही हो रहा है। तो इसीलिए इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी के बीच कहीं कोई टकराव होना है तो पंजाब को लेके। और दूसरी एक बड़ी बात है कि कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ही इस गठबंधन में ऐसी पार्टी है जिनके पास 2 प्रदेश में मुख्यमंत्री है। तो इस आधार पे भी कहें तो कद कम नहीं आंक रहे हैं अरविंद केजरीवाल और समझौता इसी हिसाब से यहाँ पे होगा।